नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोमेलेशिया के बारे में, यानी कि हड्डियों के नरम हो जाने के बारे में। दोस्तों, ऑस्टियोमेलेशिया को सामान्य हिंदी भाषा में अस्थि मृदुता के नाम से जाना जाता है और जिसका मतलब होता है कि हड्डियों का नरम हो जाना। यह रोग अधिकतर मामलों में शरीर में विटामिन डी की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। शिशुओं और किशोरों में ऑस्टियोमेलेशिया की समस्या के कारण उन्हें आगे जाकर उनकी हड्डियां मुड़ने लग जाती है। ऑस्टियोमेलेशिया के कारण वयस्कों को हड्डियों में फ्रैक्चर होने का खतरा भी काफ़ी अधिक रहता है। ऑस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स दोनों समान रोग होते हैं, बस अंतर इतना है कि छोटे बच्चों में होने वाली इस स्थिति को रिकेट्स यानी कि सूखे रोग के नाम से भी जाना जाता है और वयस्कों में होने पर इसे ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता है। दोस्तों, बात की जाए कि ऑस्टियोमेलेशिया के जो लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो दोस्तों हड्डियों में आसानी से फ्रैक्चर आ जाना ऑस्टियोमेलेशिया का सबसे मुख्य लक्षण माना जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में कमजोरी को भी ऑस्टियोमेलेशिया के मुख्य लक्षणों में से एक माना गया है। यह रोग मुख्य रूप से उस भाग में समस्या पैदा होने के कारण होता है जहां पर मांसपेशी और हड्डी एक दूसरे से जुड़ी होती है। ऑस्टियोमेलेशिया से ग्रस्त व्यक्ति को चलने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है और यहाँ तक कि उसकी चाल भी पूरी तरह से बदल जाती है। और इसके अलावा कूल्हे की हड्डियों में दर्द होना भी इस रोग का एक लक्षण होता है। शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में भी हल्का और लगातार रहने वाला दर्द हो सकता है, जो कि कभी कभी कुछ सेकंड के लिए तीव्र हो जाता है। और इसमें कुछ हिस्से शामिल है, जैसे कि कमर का निचला हिस्सा, पेल्विस का हिस्सा, टांगे और पसलियाँ। यदि रक्त में कैल्शियम के स्तर में कमी हो गई है तो आपको कुछ और भी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि हार्ट की जो दर है यानी कि हार्ट रेट है वो अनियमित होना, मुंह के आसपास सुन्न महसूस होना, बाह और टांगे सुन्न हो जाना, हाथ और पैर की मांसपेशियों में ऐंठन पड़ना। और दोस्तों, बात की जाए कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की हड्डियों में कमजोरी या फिर बच्चे में कैल्शियम वगैरह की कमी हो गई है तो फिर डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। यदि बार बार हड्डियों में फ्रैक्चर आ रहा है तो भी डॉक्टर से बात अवश्य कर लेनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऑस्टियोमेलेशिया जो है ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, ऑस्टियोमेलेशिया आमतौर पर हड्डियों के परिपक्व होने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं के परिणाम स्वरूप होने वाला एक रोग होता है। हड्डियों के परिपक्व होने का मतलब उनके मजबूत होने की प्रक्रिया से होता है और इस प्रक्रिया में शरीर जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे खनिजों का उपयोग करके हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। यदि शरीर को पर्याप्त मात्रा में ये खनिज न मिल पाए तो ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में ये खनिज न मिलने के मुख्य दो कारण हो सकते हैं। पहला होता है कि आहार में खनिज पर्याप्त न कर पाना और दूसरा होता है शरीर द्वारा आहार से प्राप्त खनिजों को अवशोषित न कर पाना, यानी कि कुअवशोषण होना। इनके अलावा कुछ और भी स्थितियां हैं जो कि ऑस्टियोमेलेशिया रोग होने का कारण बन सकती है, जिसमें सबसे पहले बात की जाए विटामिन डी की कमी की, तो दोस्तों जब धूप जो है वो त्वचा पर पड़ती है तो वह शरीर में विटामिन डी बनाने लगती है। इसके अलावा कुछ आहारों से भी विटामिन डी प्राप्त हो सकता है, जैसे कि गाय का दूध। जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां वे बहुत ही कम धूप के संपर्क में आ पाते हैं तो उनको विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी ऑस्टियोमेलेशिया रोग विकसित करने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों सीलिएक रोग की, तो यह एक स्वप्रतिरक्षित रोग है जिसे कि मेडिकल भाषा में ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। इस रोग में शरीर जो है वो ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया देने लग जाता है, जैसे कि गेहूं, जौ और राई वगैरह। सीलिएक रोग से ग्रस्त व्यक्ति जब ग्लूटेन युक्त कोई खाद्य पदार्थ खाता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी आंतों को क्षति पहुंचाने लग जाती है। क्षतिग्रस्त आंतें पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाती है और परिणाम स्वरूप विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसके बाद बात की जाए किडनी और लिवर संबंधी रोगों की, तो दोस्तों गुर्दे और लिवर दोनों ही शरीर में विटामिन डी को सक्रिय करने का काम करते हैं। यदि लिवर या गुर्दों में किसी प्रकार की खराबी हो गई है तो विटामिन डी को सक्रिय करने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और परिणाम स्वरूप ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दवाओं की, तो कुछ विशेष प्रकार की दवाएं लेना भी विटामिन डी की कमी का कारण बन सकती है और इनमें मिर्गी के लिए ली जाने वाली दवाएं शामिल है, जैसे कि फेनाइटोइन और फिनोबार्बिटोल दवाएं शरीर में विटामिन डी की गंभीर कमी पैदा कर सकती है दवाएं, जिससे कि ऑस्टियोमेलेशिया हो सकता है। और उसके बाद बात की जाए कुछ प्रकार की सर्जरी की, तो दोस्तों एक सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में
पेट जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है और इस प्रक्रिया के दौरान निकली कैल्शियम को आंत जो है वो अवशोषित करती है। तो यदि पेट संबंधी किसी समस्या के दौरान सर्जरी की मदद से पेट के किसी हिस्से को हटा दिया गया है या फिर बाईपास सर्जरी से पूरे पेट को ही हटा दिया गया है तो यह सामान्य प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और परिणाम स्वरूप शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है। और बात की जाए कि ऑस्टियोमेलेशिया होने का खतरा कब बढ़ता है, तो वैसे तो ऐसी विभिन्न स्थितियां हो सकती है जो कि ऑस्टियोमेलेशिया होने के खतरे को बढ़ा देती है। हालांकि एक स्वस्थ जीवन शैली न अपनाना और शिशु को पर्याप्त पोषक तत्व न देना इस रोग के विकसित होने का खतरा बढ़ा सकता है और इसके अलावा लंबे समय से पाचन संबंधी समस्याएं भी कुछ मामलों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग होने के खतरे को बढ़ा सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऑस्टियोमेलेशिया से आप बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आहार में अपर्याप्त विटामिन डी या फिर धूप के संपर्क में कम आने के कारण होने वाले ऑस्टियोमेलेशिया की रोकथाम मरीज को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्रदान करके की जा सकती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखकर भी ऑस्टियोमेलेशिया रोग की रोकथाम की जा सकती है, जैसे कि विटामिन डी से उच्च खाद्य पदार्थ लें। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है जिनमें कि सैल्मन मछली और अंडे की जर्दी शामिल है। साथ ही फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जा सकता है। फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों में कृत्रिम पोषक तत्वों को मिलाया जाता है जिनमें कि ब्रेड, सीरियल, दूध और दही वगैरह शामिल है। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। यदि आप खाद्य पदार्थों और धूप वगैरह की मदद से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछकर आप विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और इन सप्लीमेंट्स उत्पादों की मदद से शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। नियमित रूप से धूप के संपर्क में आना भी शरीर में विटामिन डी के उचित स्तर को बनाए रखता है और जिससे कि ऑस्टियोमेलेशिया रोग होने का खतरा कम हो जाता है। हालांकि तेज धूप कुछ प्रकार के स्किन कैंसर का कारण भी बन सकती है और इसीलिए धूप के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। और दोस्तों बात की जाए कि ऑस्टियोमेलेशिया का निदान यानी कि परीक्षण कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों ऑस्टियोमेलेशिया का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर जो है वो मरीज की शारीरिक जांच करते हैं और साथ ही मरीज को दिए जाने वाले आहार की समीक्षा करते हैं। इसके अलावा कुछ परीक्षण भी किए जा सकते हैं, जैसे कि शरीर में विटामिन डी के स्तर की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट, हड्डियों की संरचना की जांच करने के लिए एक्सरे और हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट की जांच करने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन। दोस्तों कुछ मामलों में डॉक्टर जो है वो बोन बायोप्सी टेस्ट भी कर सकते हैं और इस टेस्ट में हड्डियों के टिश्यूज यानी कि ऊतकों का एक छोटा टुकड़ा सैंपल के रूप में लिया जाता है। हालांकि यह टेस्ट बहुत ही कम मामलों में किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऑस्टियोमेलेशिया का जो इलाज है वो कैसे होता है। तो दोस्तों यदि ऑस्टियोमेलेशिया होने के कुछ समय बाद ही निदान से उसका पता लग जाता है तो सिर्फ विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह के सप्लीमेंट लेकर ही स्थिति का इलाज किया जा सकता है। यदि आपको अवशोषण संबंधी समस्या, पाचन संबंधी रोग या फिर पेट की सर्जरी के कारण ऑस्टियोमेलेशिया हुआ है तो भी डॉक्टर आपके लिए उचित सप्लीमेंट निर्धारित कर सकते हैं और इन सप्लीमेंट्स की मदद से शरीर में कैल्शियम, फॉस्फेट और विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि हड्डियां मजबूत हो जाती है। यदि ऑस्टियोमेलेशिया गंभीर हो गया है और हड्डियां अत्यधिक कमजोर हो गई हैं तो फिर विटामिन डी का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है और यह इंजेक्शन नसों या फिर मांसपेशियों में लगाया जाता है। हालांकि दुर्लभ मामलों में ही इसकी जरूरत पड़ती है। यदि आपको कोई अंदरूनी रोग है जो विटामिन डी के अवशोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो उसके अनुसार आपको अलग इलाज की आवश्यकता भी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए आपको सीलियक रोग के लिए अलग से उपचार लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। सीलियक रोग के लिए आपको कुछ समय के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने की दवाएं दी जा सकती है जिन्हें कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाएं कहा जाता है। सीलियक रोग ठीक होने के बाद ऑस्टियोमेलेशिया रोग अपने आप ठीक होने लगता है और यदि छोटे बच्चों को ऑस्टियोमेलेशिया है या फिर रिकेट्स है तो उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ समय के लिए उन्हें ब्रेसिस लगाने की सलाह देते हैं और कुछ गंभीर मामलों में हड्डियों की कुरूपता को ठीक करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।